हेलो क्लास, वेलकम टू सुनील स्टडी पॉइंट। सामान्य विज्ञान में हम लोग इस समय भौतिक विज्ञान अपना कंप्लीट कर रहे हैं। पहला चैप्टर था हमारा मात्रक, जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकंड, अपना यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स। इसका पहला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास सेकंड लीवर का उदाहरण है। अच्छा, लीवर क्या होता है? देखिए, लीवर का मतलब है कि कोई भी आपका टूल होता है जो, ठीक है, वो वर्क परफॉर्म करता है। कोई भी आपका टूल जो काम करता है उसी को हम लोग लीवर बोलते हैं। जो लीवर है वो तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है, तीन प्रकार के, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो आपको ये ध्यान देना है यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी के लीवर के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, बस यही पूछा जाता है। देखिए, इसमें पूछा गया कि कौन सा सेकंड क्लास लीवर का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्हील बैरो। चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा बताते हैं। यहाँ पर ऐसा क्या होता है, व्हील बैरो, सरौता, नेट क्रैकर, जितने भी हैं सब आपके द्वितीय श्रेणी यानी सेकंड क्लास के लीवर हैं। और सेकंड क्लास के लीवर में होता क्या है, जो भार आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये भार आयास और आलंब के बीच में स्थित होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नींबू निचोड़ने की मशीन है नींबू निचोड़ने की मशीन डैश है, कौन सी है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, या फिर तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसमें से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, मतलब सेकेंड क्लास लीवर जो है इसका सेकेंड सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, देखिए इसमें हमको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए आप, आलंब, आयास तथा भार एक दूसरे के सापेक्ष स्थितियों के कारण उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया ना, तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम में देखिए क्या होता है, जो प्रथम उत्तोलक होते हैं उसमें क्या होता है, आलंब जो होता है हमारा, वो आयास तथा भार के बीच में स्थित होता है। और इसका जो यांत्रिक लाभ होता है वो एक से अधिक, एक के बराबर और एक से कम हो सकता है। इसके एग्जाम्पल होते हैं कैंची, प्लायर, सीसा, झूला आदि। द्वितीयक जो हमारे वर्ग के उत्तोलक होते हैं उसमें क्या होता है, आलंब तथा आयास के बीच में भार स्थित होता है, ठीक है। जो भार होता है इसमें ये बीच में स्थित होता है। और इसका जो लाभ है सदैव एक से अधिक होता है। उदाहरण है आपका जैसे सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने वाली गाड़ी, ये सब एग्जाम्पल हैं आपके, ठीक है, सेकेंड क्लास उत्तोलक के यानी कि सेकेंड क्लास लीवर के। अब थर्ड में देखिए क्या देखते हैं। थर्ड में ऐसा है कि आलंब और भार के मध्य में आयास होता है, ठीक। और इसका जो यांत्रिक लाभ होता है सदैव एक से कम होता है। क्या होता है? एक से कम होता है। उदाहरण है आपका चिमटा, किसान का हल और मनुष्य का हाथ। बस आप इन्हीं को सभी को क्या करें, याद कर लेंगे। बस इतने में से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। कहाँ पर रखा जाए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला, पृथ्वी के केंद्र पर। सबसे पहले ध्यान रखिए, कोई भी वस्तु है उसका न्यूनतम भार हमेशा पृथ्वी के केंद्र पर होता है, शून्य होता है, वहाँ पर जीरो होता है। उसके बाद सेकेंडरी होता है हमारा विषुवत रेखा। अगर ऑप्शन में हमारा पृथ्वी नहीं है तो आप दूसरा विषुवत रेखा लगाएंगे, मतलब ये हमारी अर्थ होती है, उसके बीच में जो इक्वेटर वाली लाइन होती है इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। तो इस पर होता है सेकेंडरी, इस पर भी बहुत कम होता है इसका भार, लेकिन पृथ्वी के केंद्र से थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना देखते हैं हम लोग फोर से पहले मैं आपके लिए कुछ लिख कर आया हूँ, देखिए ध्यान से। देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए लिस्ट बना दी है जिससे कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्रथम श्रेणी के जो उत्तोलक हैं आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये वाले प्रथम श्रेणी के हैं, ये द्वितीय श्रेणी के हैं और ये तृतीय श्रेणी के हैं। प्रथम श्रेणी में क्या होता है, देखिए आलंब बीच में होता है, द्वितीय श्रेणी में भार बीच में होता है, तृतीय श्रेणी में आयास बीच में होता है, ठीक है। इन सबके एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, लिस्ट दी गई है, देखिए लाइन से आप इनको याद कर लीजिएगा, ठीक। बस इसी में से आपका मिल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, जी का मान न्यूनतम होता है। तो जी का मान न्यूनतम कहाँ पर होता है? देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि न्यूनतम मान कहाँ पर होता है, पृथ्वी के केंद्र पर, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है तो आप दूसरा ऑप्शन विषुवत रेखा पर लगाएंगे। देखिए सही आंसर हो गया ना आपका ए वाला, ठीक है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी तल पर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, मतलब जी की वैल्यू हमारी पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है। पृथ्वी तल से ऊपर तथा नीचे जाने पर भी जी के मान में परिवर्तन होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है और तथा ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। तो जो हमारी अर्थ होती है, इसके जो इक्वेटर होते हैं इसमें काफ़ी कम होता है, सबसे कम होता है, और जो ये पोल्स होते हैं इन पर जी का मान बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला जो हमारा यहाँ से क्वेश्चन बनता है ये है, यदि m द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका द्रव्यमान होगा क्या? होगा अपरिवर्तित होगा, अधिक परंतु सीमित होगा, असीमित होगा, या फिर शून्य होगा। तो मतलब अगर आपका द्रव्यमान वाला एक प्रोटॉन है वो वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? अपरिवर्तित होगा। क्योंकि इससे पहले देखिए आपको एक बात बता दें, एक होता है वेट और एक होता है मास, ठीक है, मास।
अगर आप कहीं पर भी किसी ऑब्जेक्ट को या किसी वस्तु को लेकर जाते हैं, अगर उसका भार आप जानते हैं तो भार में परिवर्तन होता रहेगा, लेकिन उसके मास में परिवर्तन नहीं होगा। मास कहीं भी चले जाइए सेम रहेगा, और उसका भार जो है यानी उसका वेट जो है वो बदलता रहेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला ये है, डायनामो ऊर्जा परिवर्तित करता है। मतलब डायनामो का फंक्शन क्या है। जो डायनामो है वो क्या करता है हमारा, देखिए वो यांत्रिक को वैद्युत में बदलता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा नीचे देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, डायनामो का ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, ये इसका फंक्शन हो गया। विद्युत मोटर क्या काम करता है, बिल्कुल डायनामो का उल्टा काम करता है, ठीक है। मतलब ये विद्युत को यानी इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। माइक्रोफोन क्या करता है, हमारी जो साउंड एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है। और बैटरी क्या करता है, हमारी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये इसके फंक्शन ध्यान रखिएगा, ये भी अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो आपका ये डायनामो और इलेक्ट्रिक मोटर पूछा जाता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए। 7 ये है कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर है डायनामो। अभी हम लोगों ने ऊपर इसको डिस्कस किया है। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताया गया है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर देखिए किसको, रासायनिक ऊर्जा को। तो बैटरी कहाँ गई भाई, बैटरी इसमें दिख रहा है आपका फोटो सेल, संचायक सेल जो डी हो जाएगा संचायक सेल, इसी को बोलते हैं बैटरी जो है, उसी को संचायक सेल। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में वही बदलता है ना, ठीक है। चलिए ये आपका सही हो गया। अगला डिस्कस करते हैं हम। देखिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या है देखिए, 9 में नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है। तो बहता हुआ जल हमेशा गतिज ऊर्जा को करेगा, किसको, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी को करेगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये होता है काइनेटिक एनर्जी। और कोई भी चीज़ अगर मोशन में है, गतिशील है, तो उसमें हमेशा काइनेटिक एनर्जी होती है। देखिए इसके बारे में, गिरता हुआ नारियल, गतिशील कार, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज, बहता हुआ जल, बहती हुई हवा, दौड़ता हुआ खिलाड़ी, इन सभी में क्या है, गतिज ऊर्जा विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। किसको, विद्युत को यांत्रिक में, मतलब हमारा इलेक्ट्रिक मोटर सही हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ कन्वर्जन लिख दिए हैं जिससे कि आपको याद आसानी से हो जाएगा। देखिए डायनेमो का क्या फंक्शन है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर का क्या काम है, वही उल्टा, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, मतलब ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है, डायनेमो और इलेक्ट्रिक मोटर। माइक्रोफोन का क्या काम है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। और बैटरी का क्या काम है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो ये आप याद कर लेंगे तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन अक्सर मिल जाता है, ठीक है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। कल हम डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश के बारे में। कल हम डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में अपना प्रकाश को ख़त्म करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश के पथ में डैश वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। अगर इसका आंसर आपको पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल इसका आंसर हम बताएंगे अगली क्लास में। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।